जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बिहार में हो रहे एग्ज़ाम को के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। यह नीति निर्धारक संस्थान थी जिसे अब नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है। जीडीपी देश के भीतर उत्पादन को निर्धारित करता है, जबकि जीएनपी में विदेशों में निवासियों की आय भी जुड़ती है। जीडीपी जो है देश के भीतर में जो व्यक्तियों की आय है उसको निर्धारित करती है, जबकि जीएनपी जो है विदेशों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के आय को भी जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारतीय लेखा महानियंत्रक सीएजी किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय लेखा महानियंत्रक कैग जिसको बोलते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में भारतीय लेखा महानियंत्रक का उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में टॉप पर रहा? हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में टॉप पे रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में टॉप पर रहा है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स किस देश द्वारा प्रस्तावित है? कार्बन बॉर्डर टैक्स किस देश द्वारा प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया गया है। इससे जो है देश में क्या किया जाता है? जलवायु संरक्षण को प्रस्तावित किया जाता है। जलवायु संरक्षण को क्या किया जाता है? कंट्रोल में किया जाता है। इसके लिए यूरोपीय संघ ने ये प्रस्ताव लाया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको संक्षेप में एनएफआरए कहते हैं, किसके अंतर्गत कार्य करता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी काम करता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि ऑडिट गुणवत्ता की निगरानी करता है। जो यह है ऑडिट गुणवत्ता की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नागरिकों की व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करना है। नागरिकों की व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 2023 में। वर्ष 2023 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। जो ये क्या है, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए निर्भर है, जिम्मेदार है। जो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये क्या करता है? ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को क्या करता है? प्रभावित करता है। इससे देश की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इंडिया स्टिक में कौन कौन सी सेवाएं
आती हैं? इंडिया स्टेक में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई केवाईसी और फास्टैग जैसी सुविधाएं आती हैं। इंडिया स्टेक में आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ई केवाईसी, फास्टैग जैसी सुविधाएं आती हैं। ये ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो क्या है, ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि वित्तीय घाटा क्या दर्शाता है? वित्तीय घाटा क्या दर्शाता है? वित्तीय घाटा क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? फाइनेंशियल डिफिसिट बोलते हैं। फाइनेंशियल फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। वित्तीय घाटा क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल खर्च और कुल आय का अंतर। कुल खर्च और कुल आय का अंतर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 131वां। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में भारत का 131वां रैंक रही है। यह हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि CRR और SLR किसके नियंत्रण में हैं? CRR और SLR किसके नियंत्रण में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI के अंतर्गत है। जो क्या कहते हैं, CRR और SLR RBI के अंडर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये मौद्रिक नीति का क्या है, उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि IFRS का पूर्ण रूप क्या है? IFRS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो जाएगा, और एफ का मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, और आर का मतलब रिपोर्टिंग हो जाएगा, और यस का मतलब स्टैंडर्ड्स हो जाएगा। ठीक है। IFRS का पूर्ण रूप होता है ईस्टर्न इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक। इसके क्या बोलते हैं, वैश्विक लेखा मानक इसको बोलते हैं। इसको वैश्विक लेखा मानक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि भारत सरकार के वार्षिक लेखांकन की अंतिम संकलन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत सरकार के वार्षिक लेखांकन की अंतिम संकलन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो है लेख नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या करता है, जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का क्या कार्य है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का क्या कार्य है? इसको बोलते हैं जीएसटी से जुड़ा हुआ आईआईटी आईटी ढांचा प्रबंधित करना है। जीएसटी से जुड़ा आईटी ढांचा प्रबंधित करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का कार्य है कि जीएसटी से जुड़ा आईटी ढांचा प्रबंधित करना है। हम हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुष्कर्म में क्या कहता है, दुष् क्या है, उपसर्ग है, और कर्म जो है प्रत्यय मेन वर्ब मेन शब्द है। कर्म को क्या कहते हैं, मुख्य शब्द बोलते हैं। और दुष् जो है, दुष् को क्या बोलते हैं, उपसर्ग है। दुष्कर्म उपसर्ग है दुष्, और मुख्य मुख्य क्या है, मुख्य शब्द क्या है, कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि आगमन शब्द में कौन सा समास है। आगमन में शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन में तत्पुरुष समास है। आगमन में तत्पुरुष समास है। आगमन का संधि विच्छेद हो जाएगा आ प्लस गमन, जिसको क्या बोलते हैं, आगमन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि प्रेमवश का विग्रह क्या होगा। प्रेमवश का विग्रह क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम के कारण। प्रेमवश का विग्रह हो जाएगा प्रेम के कारण। इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास है। प्रेमवश में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि जय प्लस उदय इक्वल टू जयुदय में कौन सी संधि है। जय प्लस उदय बराबर में जयुदय में कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। जयुदय में यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि त्यागी शब्द किस संज्ञा से बना है। त्यागी शब्द किस संज्ञा से बना है, इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा से बना है। त्यागी जो है भाववाचक संज्ञा है। त्यागी को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो त्यागी क्या है, त्याग प्लस ई, जिसमें क्या लगा है, ई प्रत्यय लगा है। त्यागी में ई प्रत्यय लगा है, तो इसमें त्यागी में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि उदाहरण शब्द किस संधि से बना है। उदाहरण शब्द किस संधि से बना है। उपसर्ग प्लस में धातु रूप क्या होता है, उद्धन आहरण। उदाहरण का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, उद्धन आहरण। उदाहरण को उद्दन आहरण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। समानार्थक शब्द का पर्यायवाची क्या है। समानार्थक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यायवाची। समानार्थक को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलते हैं। समानार्थक मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका सेम अर्थ होता है। जैसे कमल हो गया, कमल को क्या कहते हैं, पंकज बोलते हैं, नीरज बोलते हैं। तो ये सब क्या है, समानार्थक शब्द है, या तो उसको क्या बोले, पर्यायवाची शब्द बोले। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध। एक ही क्या है, 8 कारक हैं। जो है 8 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध, ये 8 कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि संपन्न शब्द का विलोम क्या है। संपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विपन्न। संपन्न का विलोम, संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा। संपन्न का विलोम विपन्न हो जाएगा, ठीक है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि वह बालक दौड़ता है। वह बालक दौड़ता है, वाक्य का काल क्या है। वह बालक दौड़ता है, वाक्य का काल क्या है, तो इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल है। वह बालक दौड़ता है मतलब अभी दौड़ता है, हमेशा डेली दौड़ता है, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। अब हम कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि टैली प्रोग्राम का मुख्य प्रयोग किसमें होता है। टैली प्रोग्राम का प्रमुख प्रयोग किसमें होता है, इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग और जीएसटी रिपोर्टिंग में। टैली का मुख्य रूप से उपयोग अकाउंटिंग और जीएसटी रिपोर्टिंग में किया जाता है। एक जो टैली होता है, यह व्यावसायिक लेखा सॉफ्टवेयर है। एक टैली जो है व्यावसायिक लेखा सॉफ्टवेयर होता है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं से भी डेटा एक्सेस और बैकअप सुविधा करना, उपलब्ध कराना। कहीं से भी डेटा एक्सेस और बैकअप को क्या करना है? सुविधा को उपलब्ध कराना। इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। क्लाउड स्टोरेज के द्वारा कहीं से भी डेटा एक्सेस और बैकअप को क्या करना? प्रोवाइड कराना होता है। क्वेश्चन 28 है, पाइवोट टेबल किस सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है? पाइवोट टेबल किस सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर में। पाइवोट टेबल एम एस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। ये जो होता है डेटा विश्लेषण हेतु प्रभावी टूल है। एम एस एक्सेल जो है डेटा विश्लेषण हेतु प्रभावी टूल है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि फिशिंग अटैक को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? फिशिंग अटैक को रोकने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त है। फिशिंग अटैक को रोकने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि XBRL का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? XBRL का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय डाटा डेटा की रिपोर्टिंग करने के लिए। XBRL का प्रयोग वित्तीय डेटा को रिपोर्टिंग करने के लिए किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है। XBRL का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम नए वीडियो को लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।